Continue to my discussion on IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेक्शन रूल के बारे में कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसी मॉलिक्यूल को यदि IR स्पेक्ट्रम शो करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन जो है वो है कि IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल है उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो चेंज हो वाइब्रेशन के दौरान। क्योंकि मैंने आपको बताया जब IR स्पेक्ट्रम IR रेडिएशन को कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें वाइब्रेशन होंगे, और यदि उसमें वाइब्रेशन होंगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, या तो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं। स्ट्रेचिंग में भी दो होते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, और बेंडिंग में चार होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। तो इन वाइब्रेशन के कारण यदि उसका डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा तब तो आपको IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या उसका एस स्पेक्ट्रम शो होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी है, ये CO2 मॉलिक्यूल है। अब जो CO2 मॉलिक्यूल है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर आप देखें ये, तो इस CO का डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस CO के डाइपोल मूवमेंट के बराबर है मान में, और चूंकि साइड दोनों की अपोजिट है इसलिए टोटल डाइपोल मूवमेंट जो इसका है वो 0 है। तो जो CO2 मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। अब यदि इसने IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुई, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग समझ में आ जाएगा आपको कि ये CO मतलब ये O दूर गया तो जितना ये गया वो इतना ये भी गया, और जितना ये पास आया उतना ये O भी पास आया। तो ऐसे केसेस में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के केस में डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये कंपाउंड IR इनएक्टिव रहेगा। लेकिन अगर इस CO2 में असिमेट्रिक वाइब्रेशन हुए, जैसे आप देख सकते हैं ये C और ये O पास आए और ये C और ये O दूर गए, यानी यहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ी यहाँ घटी, तो ऐसे केस में डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, और ये इसलिए क्या है IR एक्टिव। तो अब कुछ चीज़ें बताई गई है कि जैसे जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं H2, O2, N2, Cl2, तो इनमें क्या है, ये होमो दोनों आइटम सेम है, तो इनका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 0। कोई भी वाइब्रेशन होगा तो डाइपोल मूवमेंट 0 ही रहेगा, तो ये सारे IR इनएक्टिव है। ऐसी ये दिखा रखा आपको, ये सिज 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन है। तो इसमें दो फॉर्म है, एक सिज फॉर्म है, ये सिज है, दोनों सीएल सेम साइड है, और ये ट्रांसफॉर्म है, दोनों सीएल अपोजिट साइड है। तो जो ट्रांसफॉर्म है उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट इस CCl बॉन्ड का होगा वो इस CCl का होगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगी लेकिन साइन अपोजिट है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब टोटल डाइपोल मूवमेंट आएगा इन दोनों बॉन्ड का वो 0 आएगा। ऐसे इस CH का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इस CH का होगा, तो ये भी अमाउंट में बराबर है तो ये भी नेट 0 आएगा। तो ये जो कंपाउंड है ये IR इनएक्टिव है। अगर इसके अगेंस्ट सिज वाले को देखें तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा, इसका नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, इसलिए ये क्या है? IR एक्टिव है। ठीक है। और इसी तरह से जो इथिलीन मॉलिक्यूल ले लिया अगर हमने, तो ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल, इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग यदि होगी तो इसमें चूंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसलिए IR इनएक्टिव। जहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वो कंपाउंड जनरली क्या होगा? IR इनएक्टिव। अगर आप देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री से मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जिससे आप अगर एक साइड जाएं और जो दूसरी साइड जाएं, एक साइड जाएं या दूसरी साइड जाएं, तो आपको जो एटम है वो सेम पोजीशन में सेम एटम मिले और सेम डिस्टेंस में मिले। तो ऐसे कंपाउंड में क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो उसमें क्या होगा? तो डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा। जैसे इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर आप देखें, अगर इस पॉइंट से हम जाएं इस CL की तरफ और इधर जाएं तो इधर भी CL मिल रहा है, इधर भी CL मिल रहा है, और डिस्टेंस भी क्या है? सेम। इधर जाएं, इधर H और इधर भी H, तो एटम भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 होगा तो वो IR क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करी है, ये भी आप मेरे फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, कि जैसे कोई भी ये एक किसी मॉलिक्यूल की, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दिखाई है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, जैसे ग्राउंड ये एक्साइटेड, हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होती हैं? वाइब्रेशनल स्टेट। और हर वाइब्रेशनल स्टेट में कौन सी होती हैं? रोटेशनल स्टेट। इसीलिए कहा गया था कि जब ट्रांजिशन वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में होता है तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, यानी रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा अपने आप ही, क्योंकि वाइब्रेशन के साथ रोटेशन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम 0 से 1 जाएंगे तो नेचुरल सी बात है 0 में भी रोटेशनल स्टेट है और 1 में भी रोटेशनल स्टेट है।
तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जहाँ भी होगा वहाँ रोटेशनल ट्रांजिशन में भी होगा, इसलिए वाइब्रेशन के साथ आपको रोटेशनल, इसलिए आईआर को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पे अलग अलग लाइन्स ना आके क्या होता है, बैंड आता है, बहुत सारी लाइन मिल जाएंगी तो वो एक बैंड बनाएंगी। तो ये आपको बताने की कोशिश की गई थी। अब आप इससे पहले जब हमने पढ़ी थी यूवी, तो यूवी में क्या था, ग्राउंड से एक्साइटेड, अब आप समझ रहे होंगे वो और कॉम्प्लेक्स है। जब ग्राउंड से आप एक्साइटेड जाएंगे तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल भी हो गया और रोटेशनल भी हो गया, तो वहाँ और ज़्यादा लाइन्स आती हैं। तो वहाँ पे एक आप डार्क सा बैंड बनाते थे, डार्क लाइन का एक बैंड, मतलब वहाँ एनर्जी का एक बैंड प्राप्त होता है जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ये एक प्रिंसिपल है, ये बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं कि किसी भी जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड की जो टोटल एनर्जी है वो सम है ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये 4 प्रकार की एनर्जी का सम होता है टोटल एनर्जी। अब वो कहता है ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है वो क्वांटाइज नहीं है। क्वांटाइज से मतलब क्या है कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन रूम टेम्परेचर में ऑटोमेटिक होता रहता है, इसलिए उसके लिए आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन होता रहेगा, इसीलिए वो क्वांटाइज नहीं है। क्वांटाइज नहीं है मतलब हमें कभी भी ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं हो सकता। हमें कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हम यूवी विजिबल रेंज की लाइट देते हैं, वाइब्रेशनल के लिए हम आईआर रेडिएशन देते हैं, रोटेशनल के लिए हम माइक्रोवेव रीजन देते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन एनर्जी के लिए हम कोई प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज नहीं करते, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड ही नहीं है, मतलब वो ऑटो खुद ही रूम टेम्परेचर में रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता रहता है। इस दूसरा तरीका ये, दूसरा आंसर ये दिया गया कि टोटल का ये 4% है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो टोटल जो सम हो गया वो ये हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। मतलब यही बात आपको समझनी है, यानी ये तीनों एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब इन तीनों की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। अगर आप माइक्रोवेव रीजन की लाइट देंगे तो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, आईआर रीजन की लाइट देंगे तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, यूवी विजिबल रीजन की लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अब क्योंकि जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए आईआर रीजन की लाइट देंगे तो नेचुरल सी बात है, आईआर रीजन की लाइट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है रोटेशनल से, तो इसलिए वाइब्रेशन के साथ साथ कौन सा मिलेगा, रोटेशनल। जब इलेक्ट्रॉनिक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशन भी होंगे और रोटेशनल भी होगा। इस कारण सबसे कॉम्प्लेक्स जो एनर्जी पैटर्न है, लाइंस का जो पैटर्न आता है स्पेक्ट्रम को, वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है, उससे कम कॉम्प्लेक्स जो आता है वो वाइब्रेशन में आता है, और सबसे इजी एक सिंगल लाइन किस में आएगी, रोटेशनल, क्योंकि रोटेशनल ट्रांजिशन तो सिर्फ जब आप यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे ये इनके बीच में, तो इससे ही रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिल जाएगा आपको। वाइब्रेशन के लिए आप यहाँ जाएंगे तो वाइब्रेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ से यहाँ जाना है तो वाइब्रेशन भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक, उससे कम वाइब्रेशनल और सबसे कम रोटेशनल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज दी गई, आप देख सकते हैं। सबसे कम एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच न्यू है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और वेव लेंथ से इन्वर्सली रिलेशन है, वेव नंबर से प्रोपोर्शनली रिलेशन है। तो ये सिंपल समझाने के, अगर आप देखेंगे रेडियो वेव से अगर हम जा रहे हैं गामा की तरफ, तो यहाँ 10⁻11 थी, यहाँ 10⁻20 हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी चाहिए आपको रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स की, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स में ही हमें रोटेशनल मिलता है, माइक्रोवेव से ज़्यादा कौन है, आईआर, चाहे वो इंफ्रारेड हो नियर इंफ्रारेड वाइब्रेशनल, उससे ज़्यादा विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक रेंज आ गई, उससे ज़्यादा एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे ज़्यादा गामा रेज। तो ये बताया था मैंने आपको पहले भी, और ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिकल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप किसी कंपाउंड से इंटरेक्ट कराते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो या तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या मैग्नेटिकली कंपोनेंट से। तो 2 ही कंडीशन है, या तो कंपाउंड क्या हो, जैसे मैंने बताया परमानेंट डाइपोल, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज हो, प्लस या माइनस, चार्ज मतलब डाइपोल मूवमेंट। तो अगर डाइपोल मूवमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से इंटरेक्ट करेगा, वहाँ से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। और यदि वो मैग्नेटिकली एक्टिव है तो वो मैग्नेटिक कंपोनेंट से एनर्जी होना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है। अब मैग्नेटिक कंपोनेंट के लिए जो हम स्टडी करते हैं वो एनएमआर करते हैं, उसमें रेडियो वेव्स की ज़रूरत होती है, और ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हम पढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और
तो इसके लिए जो आपके लिए कंडीशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, चार्ज, डाइपोल मोमेंट, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो या तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट हो या वो डाइपोल मोमेंट चेंज हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन। थैंक यू।